नमस्कार साथियों, मैं शंकर लाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRT टेकन पर। साथियों, आज का जो टेस्ट था वो अव्यय प्रकरण से आपको दिया गया था और इस टेस्ट में जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न थे उनको शामिल किया गया था। ये जो प्रश्न इस टेस्ट में शामिल किए गए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और जो पूछे नहीं गए हैं उनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। साथियों, आपने टेस्ट को सबमिट कर दिया होगा, आंसर की आपको मिल चुकी होगी। अब आपके जिन जिन प्रश्नों में डाउट है उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और फिर भी यदि आपके किसी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये जो प्रश्न है वो अव्यय प्रकरण से आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले आप अव्यय को समझ लीजिए। वैसे तो आप जानते होंगे अव्यय क्या होता है। वे शब्दांश से जो तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक जैसे ही रहते हैं, यानी उनके रूप कहीं भी बदलते नहीं हैं, चाहे उनका प्रयोग आप पुल्लिंग के साथ में करो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ में या नपुंसक लिंग के साथ में, या किसी भी वचन में आप उनका प्रयोग करो तो उनके रूप हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। उनको हम अव्यय कहते हैं। और साथियों, साथ साथ में आप अपने आंसर हैं वो भी कमेंट करते चलें। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया था, सह उत्थाय स्नात्वा च दिवा एव शेते। ये एक वाक्य था। वाक्य कति अव्यय पदानि सन्ति। तो इस वाक्य में कितने अव्यय पद आए हैं वो आपको बताने थे। तो यहाँ देखिए, एक अव्यय पद है वो तो आया है प्रातः है, फिर दूसरा उत्थाय, तीसरा स्नात्वा, चौथा च और पांचवा दिवा और छठा एव। ये 6 अवयव शब्द इस प्रश्न में थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी का, क्योंकि सी के ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही भी दिया है और बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज भी हैं। तो साथियों, यहाँ जो कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं वो आपके ये 2 हो सकते हैं, स्नात्वा और उत्थाय। तो साथियों, एक सूत्र आया था, कत्वा तो सुनक सुने। ये अव्यय प्रकरण के दौरान एक सूत्र आता है। तो कत्वा और लेप प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय बन जाते हैं और साथ में जो बाकी के शब्द हैं वो इसमें अव्यय हैं ही। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया था, अव्ययम नास्ति, अव्यय नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, दिवा, रात्रौ, सायं, दिवसे। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। इनमें से 3 हैं वो तो अव्यय शब्द हैं और एक अव्यय शब्द नहीं है। तो साथियों, कौन सा आंसर आपने किया था वो कमेंट कर दें पहले तो। और साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अनलाइक भी आप इस वीडियो को कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ अव्यय शब्द है वो दिवा अव्यय शब्द है, रात्रौ ये भी अव्यय शब्द है और सायं ये भी अव्यय शब्द है। दिवस शब्द है ये अव्यय शब्द नहीं है, क्योंकि दिवसीय है, दिवस शब्द है उसके 7वें विभक्तियों में अलग अलग रूप चलते हैं। ये दिवसीय है वो 7वें विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ ये दिवसीय है वो अव्यय शब्द नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो डी होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया था, कस्मिन् समूहे अव्यय पदम नास्ति। यहाँ भी आपको 2 शब्दों के समूह दिए गए हैं, उनमें से कौन से समूह में अव्यय शब्द नहीं है वो आपको बताना है। पहला ए के ऑप्शन में दिया गया अंतरा और अंतरेण, समया निक्षा, दोषा नक्तम, दिनम दिवसय। तो वही दिवसय शब्द वापस आ गया यहाँ। तो ये दिनम है वो तो अव्यय शब्द है लेकिन दिवसय है
वो अव्यय शब्द नहीं है। तो इस तरह से ये जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया था ग्रामम समया वनम अस्ति वाक्य अव्यय अस्ति। इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए थे ग्रामम, समया, वनम, अस्ति। यहाँ आपको बताना था कि इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है। और साथियों आपकी जो परीक्षा का पेपर होगा उसमें भी इसी तरह से वाक्य दिया हुआ होगा। उस वाक्य में या तो आपसे अव्यय शब्दों की संख्या पूछी जाएगी कि इस वाक्य में कितने अव्यय शब्द हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी शब्दों को दे दिया जाएगा और उनमें से आपको अव्यय शब्द छांट करके बताना होगा। और वो प्रश्न है वो आपके जो अनसीन पैसेज होंगे, अपठित गद्यांश या पद्यांश होंगे, उनमें से आएंगे। तो यहाँ देखिए ग्रामम, समया, वनम और अस्ति ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ अव्यय शब्द आपसे पूछा गया तो जो समया शब्द है वो अव्यय शब्द है। अब देखें नेक्स्ट 5 का प्रश्न। अध्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। तो स्मर्तुम, यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा है तो तुमुन प्रत्ययांत शब्द है वो अव्यय होते हैं। आम ये अव्यय शब्द है ही। और विलिख्य, यहाँ लिख धातु से वि उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय है तो ल्यप प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय होते हैं। लेकिन जो कस्मिन शब्द है वो किम शब्द का पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में सप्तमी विभक्ति का एकवचन है, तो इसके रूप अलग अलग चलते हैं। तो यहाँ ये सी का ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ये कस्मिन है वो एक अव्यय शब्द नहीं है। तो 5 का है उसका सी आंसर है वो सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 6ठा प्रश्न। केशान कृत प्रत्ययांतम रूपम अव्ययम भवति। कौन कौन से जो कृत प्रत्ययांत रूप होते हैं उन के जो शब्द होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं। तो कत्वा और लेप सही है। कत्वा और लेप प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। तुमुन और नमुल ये भी अव्यय शब्द होते हैं। तोसुन और कसून ये भी होते हैं। तो इस तरह से इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो प्रत्यय दिए गए हैं उनसे युक्त सारे जो पद होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ उपयुक्त सर्वम। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न दिया गया था रामः वनम गत्वा उपवृक्षम उषितवान। राम वन में जाकर के पेड़ के पास में बैठा। तो यहाँ कितने अव्यय पद हैं वो आपको बताने हैं। तो रामः वनम ये 2 तो है नहीं, एक तो गत्वा है वो अव्यय शब्द है और एक उपवृक्षम। तो यहाँ ये 2 अव्यय पद हैं। तो 2 कौन से ऑप्शन में है? 2 के ऑप्शन में दिया गया है द्वे। एकम नहीं है, त्रीणी भी नहीं है, एकम अपि न है, द्वे ऑप्शन इसका सही होगा। वनम और गत्वा और उपवृक्षम ये 2 इस वाक्य में अव्यय शब्द आए हैं। अब देखें नेक्स्ट 8 का प्रश्न। साक प्रति अत्र माम, साक प्रति अत्र माम समया वर्तते, ये एक वाक्य था। यहाँ अव्यय पदम नास्ति, यह अव्यय पदम नास्ति। यहाँ अव्यय पद कौन सा नहीं है वो आपको बताना है इस ऑप्शन में से देख करके। तो साक प्रति अत्र माम समया, तो समया है वो अव्यय शब्द है। अत्र भी ये अव्यय शब्द है और साक प्रति ये भी अव्यय शब्द है। माम है वो अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये अव्यय शब्द नहीं है। तो इस तरह से जो 8 का प्रश्न है उसमें सी का आंसर है वो सही होगा। अब देखिए 9 का प्रश्न दिया गया था आपको। अव्ययम पदम विकारम प्राप्नोति। अव्यय पद में विकार प्राप्त होता है। अव्यय पद होता है उसमें कौन से पद में या कौन से पद में विकार प्राप्त होता है? विभक्तिषु विभक्तियों में, वचनेषु वचन में, सर्वत्र यानी सभी जगह, न कुत्रापि यानी कहीं भी नहीं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो ये डी का ही सही होगा, न कुत्रापि। यानी अव्यय शब्द होते हैं या अव्यय पद होते हैं उनमें कहीं भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी बदलाव नहीं होता है। यानी 7 विभक्तियों, 3 वचनों और 3 लिंगों में उनके रूप एक समान चलते हैं, तो वो होते हैं अव्यय। तो न कुत्रापि
यानी अव्यय पद होता है उसमें कहीं भी विकार नहीं होता है। तो इस तरह से डी का आंसर इसका सही होगा। अब देखिए 10 का प्रश्न, इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययानि सन्ति। ये जो वाक्य है इसमें कितने अव्यय हैं वो आपको गिन करके बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 5, 4, 3 और 2। तो यहाँ देखिए, एक तो इदानीं शब्द है वो अव्यय है, एक प्रातः है और एक उच्चैः है। तो इस तरह से कितने अवयव शब्द हैं इसमें? 3 हैं। यहाँ जो ये वाक्य दिया गया उसमें 3 अव्यय पद हैं। तो सी का आंसर इसका सही हो जाएगा 3। अब देखें नेक्स्ट 10 का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, उसमें एक वाक्य दिया गया और शुरू में खाली जगह दी गई है। इस रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय पद होगा वो इस 4 ऑप्शन में से देख करके आपको बताना है। अस्माकं गृहे यज्ञे भविष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये उचितम अव्ययम स्थापयतु। यहाँ उचित अव्यय आपको लगाना है। ऑप्शन दिए गए थे है, परहय, सहसा, श्व है। अब साथियों, इस प्रश्न को देख करके ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो गए कि इसमें कौन सा भरें। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अस्माकं गृहे यज्ञे भविष्यति, इस भविष्यति शब्द को पकड़िए आप। ये किस लकार का है, यानी कौन से काल का है? ये भविष्यत काल का है। तो भविष्यत काल के लिए है का मतलब होता है बीता हुआ कल, पर है का मतलब है बीता हुआ परसों, सहसा यानी अचानक, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, और स्व है यानी आने वाला कल। तो भविष्यत की बात हो रही है तो यहाँ इसके साथ में स्व लगेगा। तो स्व है यानी आने वाले कल को अस्माकं गृहे यज्ञ भविष्यति, हमारे घर पर यज्ञ होगा। तो इस तरह से आप शब्दों को पकड़ करके अव्यय की पहचान कर सकते हैं। तो भविष्यति या आया है, आप इस भविष्यति के ऊपर अगर आपका ध्यान चला गया तो आप स्व है इसका आंसर सही करेंगे। अब देखें नेक्स्ट 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, ये एक सूक्ति दी गई थी, इम्पोर्टेंट सूक्ति है, कई बार परीक्षाओं में आती है। ज्ञानम भारे क्रियाम विना, क्रियाम विना, तो विना ऑप्शन कौन से में है? ए में ही है। तो इसमें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। विना यहाँ इस खाली जगह में आ जाएगा जो ए ऑप्शन में दिया गया है। और अब देखें नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, वो भी एक सूक्ति है। लघ्वी वृद्धमति च पश्चात रिक्त स्थाने उचितम अव्ययम चेतव्यम। रिक्त स्थान में उचित अव्यय का चयन करके आपको लिखना है। ये है पुरा, पुनः, मिथ्या। तो इसमें से कौन सा आएगा? लघ्वी पुरा, पुरा आएगा इसमें, लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात। यह भी एक इम्पोर्टेंट सूक्ति है। इसी तरह की सूक्तियां हैं वो ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। उनमें से जो अव्यय शब्द होता है सूक्ति में वो खाली छोड़ दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको छांट करके भरना होता है। तो ये 13 का जो प्रश्न है उसमें बी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न। चरित्रम रक्षणीयम रिक्त स्थाने उचितम अव्ययम स्थापयतु नित्य खलु किल ननु। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चरित्रम, अब यहाँ इनमें से आपको छांट करके लिखना है कौन सा अव्यय आएगा। तो आपने क्या इसका आंसर दिया है वो आप कमेंट कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा खलु, चरित्रम खलु रक्षणीयम, यानी चरित्र है उसकी हमेशा निश्चित रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो खलु है वो आएगा इसमें, इस खाली जगह में। अब देखिए नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, उसमें भी रिक्त स्थान दिया गया है। गच्छतु उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण है रिक्त स्थाने समुचितम अव्ययम लिखन्तु। यहाँ भी आपको जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उचित अव्यय को चुन करके यहाँ भरना है। नीचई, शनई, उच्चई, श्व है। तो देखिए ऊपर ही यहाँ दिया गया है, इसका मतलब यहाँ इससे पहले कौन सा आएगा? इसका विलोम शब्द आएगा। तो ऊपरी है उसका विलोम शब्द क्या होता है? नीचे। नीचे गच्छति ऊपरी च दशा, यानी जो नीचे जाता है वो ऊपर भी आता है। इस तरह से ये चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है, ऊपर जाता है वो नीचे आता है। तो ऊपरी है तो उसका विलोम शब्द यहाँ आ जाएगा नीचे ही। इस तरह से जो 15 का ऑप्शन है,
15 का जो प्रश्न है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। और इसका आंसर है बहुत कम विद्यार्थी हैं वो सही कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको जो सूक्तियाँ हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि सूक्तियों में ज़्यादातर अव्यय शब्द होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न दिया गया था खाली जगह फिर करिष्यसि फिर खाली जगह प्राप्स्यसि, ये एक वाक्य था। उच्चतम अव्ययम लिखन्तु, इन दोनों रिक्त स्थानों में क्या अव्यय आएगा वो आपको लिखना था। ऑप्शन आपको दिए गए थे यत्र तत्र, यदा तदा, यथा तथा, यदि तरहि। अब आप इनके अगर आपको थोड़ी बहुत भी संस्कृत आती है तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। यत्र तत्र का मतलब होता है यहाँ वहाँ, तो यहाँ करोगे वहाँ प्राप्त करोगे, तो ये तो होता ही नहीं है। यदा तदा तो इसका होता है यदा यानी जब, तदा यानी तब, जब करते हो तब प्राप्त करते हो, ये भी नहीं होता है। यथा तथा यानी जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे। तो इसे जो 16 का प्रश्न है उसमें यथा तथा ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ आएगा यथा करिष्यसि यानी जैसा करोगे, तथा प्राप्स्यसि वैसा ही प्राप्त करोगे, ये भी एक तरह की सूक्ति है। तो इस तरह से 16 का जो प्रश्न है उसमें सी का आंसर है वो सही होगा। इसमें भी लगभग 55% विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हैं, सही इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो अपने डाउट्स हैं वो उनको क्लियर करते चलें। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। अब देखें नेक्स्ट 17 प्रश्न। 17 प्रश्न दिया गया था शीघ्रार्थकम अव्यय पदम नास्ति, शीघ्र अर्थ को देने वाला अव्यय पद नहीं है, ये इसका अर्थ था। झटिति, झटिति का मतलब होता है तत्काल यानी शीघ्र। तरसा का मतलब भी होता है शीघ्र। द्राक का मतलब भी होता है शीघ्र। लेकिन सहसा का मतलब क्या होता है अचानक, तो यानी ये शीघ्र नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी का हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन सही होगा डी। और ये भी 27% विद्यार्थी ही इसका आंसर है वो सही दे रहे हैं। प्रत्येक ऑप्शन को बराबर विद्यार्थी हैं वो सही कर रहे हैं, यानी 27% इसको कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कम है 20% हैं। और झटिति है उसको 25% विद्यार्थी सही बता रहे हैं। तो झटिति का तो शीघ्रार्थक है, आप इस नास्ति के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न को आप पूरा पढ़ें, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया आप सीधा सा देख लेते हैं शीघ्रार्थम अव्ययम पदम अस्ति यानी शीघ्रार्थक कौन सा है, तो झटिति का उत्तर लगा दिया आपने। लेकिन आप प्रश्न को अच्छी तरह से पूरा पढ़ें, साथ में जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शंस को आप पूरे सबको पढ़ें। हो सकता है कि आप उस सारे ऑप्शन हैं वो ही उसमें सही हो, तो आप पहले ऑप्शन को पढ़ करके उसका सही आंसर दे दें तो आपका वो गलत हो सकता है। इसलिए प्रश्न है उसको पूरा पढ़ें और ऑप्शन है उसको भी आप पूरा पढ़ करके ही आंसर दें। अब देखिए नेक्स्ट 18 प्रश्न। निम्नलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यहाँ भी आपको अव्यय जो नहीं है वो आपको अलग करके बताना है। मिथ है, पठनीयम, उदेतो और नाना। तो यहाँ देखिए नाना है वो अव्यय है, मिथ है वो भी अव्यय है, उदय तो इसमें भी तो शून्य प्रत्यय लगा हुआ है तो ये भी अव्यय है। लेकिन यहाँ अनियर प्रत्यय लगा हुआ है तो ये अव्यय शब्द नहीं है। तो 18 का बी ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए 19 का प्रश्न। धिक इति अव्यय से अर्थ अस्ति, धिक जो अव्यय होता है उसका क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे शंका, भर्तर्सनम, निषेध है, अल्प है। तो धिक का मतलब होता है धिक्कार करना यानी भर्तर्सना करना, तो ये जो बी का आंसर है वो इसका सही होगा। 19 के में धिक का अर्थ होता है भर्तर्सना करना, धिक्कार करना। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न दिया गया था मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम, और यहाँ खाली जगह दे दी। यहाँ आपको अव्यय शब्द भरना है इनमें से छांट करके। उच्चतम अव्यय से प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। ऑप्शन आपको दिए गए थे सहसा, चिरम, खलु और अध्य। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। अब आपने क्या आंसर किया है वो कमेंट कर दें। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न च धूमायितम चिरम, इसका सही आंसर क्या होगा
चिरम। पंक्ति का अर्थ क्या है? ये भी एक सूक्ति है, किसी श्लोक की पंक्ति है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय, यानी थोड़ा सा जलना वो श्रेयस्कर होता है। धूमायितम यानी धुआं करते हुए लंबे समय तक जलने से, तो यानी जब आग होती है वो लंबे समय तक धुआं करते हुए जलती है, तो उसके बजाय तो वो थोड़ी देर के लिए जले, लेकिन वो जल जाए, धुआं नहीं हो, तो ये एक सूक्ति थी। तो धूमायितम चिरम यानी धुआं करते हुए लंबे समय तक जलने के बजाय तो थोड़ी देर जले, वो ही ठीक है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, श्रेय यानी श्रेयस्कर है। तो इस तरह से एक पंक्ति थी। तो यहाँ चिरम सही आंसर होगा इसका, 20 के में बी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 21 का, तरुणाम खाली जगह आ गई, बालाः क्रीडन्ति, रिक्त स्थानम उचित अव्यम चेतव्यम। इस खाली जगह में आपको उचित अव्यय लिखना था, अधः, विना, पुनरे और पुरा। तो यहाँ देखिए तरुणाम, यह तरु शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पेड़ों के, बाला क्रीडंती तो पेड़ों के नीचे आएगा, अधः, विना, विना नहीं होगा, पुनर यानी दोबारा नहीं होगा, पूरा यानी पहले भी नहीं होगा, अधः होगा, यानी पेड़ों के नीचे बालिकाएं खेलती हैं। ये इसका आंसर होगा, तो अधः है यहाँ इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 22 का प्रश्न, सह शनै शनै चरति इत्यत्र शनै ही अव्यय से उचितम अर्थम स्यात्। इस शनै शब्द का उचित अर्थ क्या है वो आपको बताना था। तीव्रगत्याः, मंदस्वरेण, मंदगत्याः, मंदरीत्याः। तो आप सभी को पता है शनै का मतलब होता है धीरे धीरे, और धीरे का मतलब मंद, यानी मंद गति से। मंद गत्या मतलब मंद गति से। स शनै शनै चरती यानी वह मंद गति से चरता है। तो ये चरती का मतलब चलता है, वह मंद गति से धीरे धीरे चलता है। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न, गच्छतु भवान खाली जगह है दर्शनाय इत्यस्मिन् वाक्ये रिक्त स्थाने उचितम अव्ययम भविष्यति। इस खाली जगह में उचित अव्यय क्या होगा? किल, विना, पुनर और पुरा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और लगातार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। गच्छतु भवान यानी जाओ, आप जाओ, पुनर्दर्शनाय दोबारा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ 23 का है, उसमें सी आंसर है, वो सही होगा। अब देखिए 24 का, उपकृष्णम इति समस्त पदे उप अव्ययम किमर्थम प्रयुज्यते। यहाँ जो कृष्ण पद है उसमें उप अव्यय का क्या अर्थ है प्रयोग किया गया है? दूरार्थम, समीपार्थम, अत्यार्थम और समृद्ध्यार्थम। तो कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम का विग्रह क्या होता है? समास के दौरान आपने पढ़ा होगा कृष्ण से समीपम। तो यहाँ समीपार्थक है, ये समीप अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, समीपार्थम। तो इस तरह से बी आंसर है वो इसका सही होगा। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, न च प्रयोजनम खाली जगह आ गया, धूर्तः चेष्टते कदाचन उचित अव्ययन रिक्त स्थानम पूर्यन्तु। ये प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2016 की जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया सवाल है। न च प्रयोजनम धूर्तः चेष्टते कदाचन। ऑप्शन आपको दिए गए थे पुराः, खलु, किल, अंतरा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अंतरा, यानी जो डी का आंसर है वो सही होगा। ये भी एक सूक्ति है, एक श्लोक में दिया गया था, न च प्रयोजनम अंतराः धूर्तः चेष्टते। तो साथियों आशा है आपके इस पेपर में जितने भी प्रश्नों में डाउट थे, आपके वो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।